गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ संक्रमित रोग के बारे में, जिसमें मलेरिया के बारे में पढ़े थे, एस्केरियासिस के बारे में पढ़े थे और फाइलेरियासिस के बारे में पढ़े थे। मतलब इन तीनों रोग के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद टाइफाइड के बारे में। पहले हम लिख देते हैं कौन सा ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। इसका जो भाग है ये भाग है आपका 7। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का कौन सा भाग है? 7वां भाग। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस रोग का नाम है मोती झरा। इसे हिंदी में मोती झरा कहते हैं या अंग्रेजी में कहा जाता है इसे टाइफाइड। हिंदी में इसे मोती झरा या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है टाइफाइड। ठीक है, तो मोती झरा या टाइफाइड भी एक प्रकार का बुखार होता है। बुखार से पीड़ित रहा जाता है एक लंबे समय तक। ठीक है, इसका जो अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका रोग जनक कौन होता है। तो इसका रोग जनक के बारे में हम बताए थे बउआ कि इसका रोग जनक जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी होता है। ये कहाँ से पता चलता है? तो इस रोग की जानकारी हमें मिलती है वाइडल टेस्ट के द्वारा। वाइडल टेस्ट के द्वारा ही हमें इसका पूर्ण जानकारी मिल पाता है। बिना वाइडल टेस्ट के हम साल्मोनेला टाइफी की जानकारी नहीं ले पाते हैं। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसे वाइडल टेस्ट करवाने पर ही पता चलता है कि हाँ उसे टाइफाइड रोग हुआ है या तो उसके शरीर में साल्मोनेला टाइफी का संक्रमण है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रोग वाहक के बारे में। ये रोग जनक था। अब अगर पूछे कि बताइए इसका रोग वाहक कौन होता है, तो इसका रोग वाहक है घरेलू मक्खियाँ। घरेलू मक्खियाँ क्या करती है? तो किसी गंदे स्थान पे भी बैठती है और वही आकर फिर भोजन के ऊपर भी बैठ जाती है। ठीक है, तो वहाँ से वो संक्रमण लेके आती है या तो साल्मोनेला टाइफी को लेकर जाती है और वह भोजन पे बैठकर भोजन पे छोड़ देती है। ठीक है, भोजन पे छोड़ देती है। वो छोड़ती स्वतः नहीं है। होता क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी जो है वह उसके पाँव में लटक कर आ जाता है गंदे स्थानों से। जैसे वो मलमूत्र पे भी बैठ जाती है या सड़े गले चीज़ों पर भी बैठ जाती है। तो वहाँ से साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो उसके पैर में लटक कर आता है भोजन की तलाश में। ठीक है, अब वह आकर भोजन पर जैसे ही बैठता है तो साल्मोनेला टाइफी जो जीव है वह उसे भोजन चाहिए था, तो वह भोजन पर आकर खुद उसके पैर से निकलकर भोजन पे चला जाता है और वह भोजन के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए इसका लक्षण क्या होता है? रोगवाहक रोगवाहक के बारे में बता ही दिए। अब यह संक्रमण विधि क्या होता है इसका? संक्रमण विधि, तो संक्रमण विधि इसका होगा दूषित भोजन। इसका संक्रमण विधि होता है दूषित भोजन एवं जल। ठीक है, दूषित भोजन एवं जल। अब पढ़ेंगे इसका लक्षण क्या होता है। तो इसके लक्षण के बारे में देखेंगे कि लगातार लंबे समय तक बुखार, सिर दर्द, भूख ना लगना आदि। लगातार लंबे समय तक बुखार लगना या लगा रहना, सिर दर्द, उसके बाद भूख ना लगना, इसके अलावा भूख ना लगना आदि। ये सभी लक्षण होते हैं
किसके? तो ये सभी लक्षण होते हैं मोतीझरा या टाइफाइड के। इसका प्रभावी अंग कौन सा होता है? इसका अगर कहे कि बताइए प्रभावी अंग कौन सा होता है, तो देखिए भोजन के द्वारा ये सबसे पहले कहाँ गया? अमाशय में। तो इसका प्रभावी अंग अमाशय नहीं होता है, इसका प्रभावी अंग होता है कि प्रभावी अंग होता है भोजन के द्वारा छोटी आंत में एवं पुनः भोजन के द्वारा छोटी आंत में एवं पुनः रक्त परिवहन तंत्र में। भोजन के द्वारा पहले ये कहाँ जाता है? छोटी आंत में, और उसके बाद कहाँ जाता है? रक्त परिसंचरण या परिवहन तंत्र में। अगर कहे कि इसका बचाव कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा संक्रमण विधि जो है इसका दूषित जल एवं भोजन। तो दूषित जल भोजन अगर कम से कम हम लोग खाएंगे तो क्या होगा? ये रोग फैलने का, या तो दूषित भोजन एवं जल हम नहीं खाएंगे तो यह रोग फैलने का खतरा नहीं रहेगा। तो बचाव में क्या लिखेंगे? दूषित भोजन एवं जल का अनुप्रयोग। दूषित भोजन एवं जल का अनुप्रयोग, ठीक है। इसका उपचार क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा इसके उपचार में सबसे पहले विडाल, WIDAL इसको कहा जाता है विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट। विडाल परीक्षण के द्वारा सबसे पहले इसका क्या किया जाता है? पहचान। विडाल परीक्षण के द्वारा पहचान एवं एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, इसके अलावा क्लोराम्फेनिकोल द्वारा लंबे समय तक इलाज चलता है, ठीक है। तुरंत नहीं होता है, इसका लंबे समय तक इलाज चलता है। ध्यान दीजिएगा हम बताए थे कोई भी रोग में हमको 6 पॉइंट पढ़ना है। रोगजनक, रोगवाहक, संक्रामण विधि, लक्षण, प्रभावी अंग, बचाव और उपचार, ये 6-7 पॉइंट पढ़ना है। तो इस रोग के बारे में हम लोग ये 7 पॉइंट पढ़ चुके हैं। मोतीझरा एक टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड को हिंदी में मोतीझरा कहते हैं। इसका रोगजनक क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी होता है। इसका पता कैसे किया जाता है? तो वाइडल टेस्ट के द्वारा इसका पता किया जाता है। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो वाइडल टेस्ट के द्वारा इसका पता किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका रोगवाहक कौन होता है? तो इसका रोगवाहक होती है घरेलू मक्खियाँ, ठीक है। उसके बाद इसका जो संक्रमण विधि होता है वह दूषित भोजन एवं जल होता है। दूषित भोजन एवं जल के द्वारा यह संक्रमित होता है, यह शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद है लक्षण। लक्षण इसका क्या है कि लगातार लंबे समय तक बुखार लगा रहना, सिर में दर्द होना, भूख ना लगना आदि इसका प्रमुख लक्षण है। इसके बाद है प्रभावी अंग। इसका प्रभावी अंग कौन सा होता है? तो भोजन के द्वारा छोटी आंत में एवं पुनः रक्त परिसंचरण तंत्र में यह जाता है। मतलब 2 चीज इसका प्रभावी होता है, एक हमारा आहार नाल और दूसरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ये 2 मुख्य रूप से प्रभावी अंग होता है। उसके बाद है इसका बचाव कैसे किया जाता है? तो दूषित भोजन एवं जल का अनुप्रयोग करके, मतलब ना खाएं आप, दूषित भोजन एवं जल को ना खाएं, ठीक है। दूषित भोजन एवं जल कैसे होते हैं? जब आप भोजन को खुले में छोड़ देते हो तो आपको पता है कि जो जीवाणु एवं विषाणु होते हैं वे खुले हवा में ऐसे ही घूमते रहते हैं। अगर आप भोजन को खुले छोड़ देते हैं तो देख उस पर क्या है, कहीं से भी जीवाणु विषाणु आएंगे और अटैक कर देंगे। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, सामान्य तापमान पर भोजन जल्दी खराब होता है, जबकि सामान्य से कम तापमान पर जैसे फ्रिज में भोजन एक लंबे समय के बाद खराब होता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि सामान्य तापमान पर जीवाणु एवं विषाणु बहुत तीव्र गति से प्रजनन करते हैं। तो जितना तीव्र गति से प्रजनन करेंगे उतने जल्दी भोजन को खराब करेंगे, और जितना धीरे धीरे प्रजनन करेंगे उतने लंबे समय में खराब करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि दही ठंड के मौसम में देर से जमता है और गर्मी के मौसम में जल्दी जम जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस होता है वह गर्मी के मौसम में या सामान्य तापमान पर तीव्र गति से प्रजनन करता है, जिसके कारण दूध को तुरंत दही में बदल देता है या दही जमा देता है, जबकि ठंड के मौसम में लैक्टोबैसिलस धीरे धीरे प्रजनन करता है। यही कारण है कि लंबे समय में दूध से दही बनता है। ठीक है, चलिए, ये आपका रोग में उपचार क्या होता है, तो इसको वाइडल टेस्ट के द्वारा या विडाल परीक्षण के द्वारा सबसे पहले इसका पहचान किया जाता है, और पहचान करने के बाद एम्पीसिलिन या क्लोराम्फेनिकोल द्वारा लंबे समय तक इसका इलाज किया जाता है, तब जाकर ये ठीक होता है। ठीक है, ये रोग आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दूसरे रोग के बारे में। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में। शायद 5वां रोग होगा आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया न्यूमोनिया रोग होता है। न्यूमोनिया रोग होता है। न्यूमोनिया रोग का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रोग जनक होता है, देखिए ये सब रोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। संक्रमित रोग है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये सब कभी पूछा नहीं जाता है। कभी कभार इसका रोग जनक के बारे में पूछा जाता है, वैसे नॉलेज के लिए हम पढ़ा देते हैं। रोग जनक जो होता है इसका साल्मोनेला न्यूमोनी होता है, नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है इसका। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसका होता है रोगजनक। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है, या तो इसे कहा जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु, या तो इसी को कहा जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु। ठीक है, उसके बाद इसका रोग वाहक क्या होता है? न्यूमोनिया, या तो इसको कोल्ड भी कहा जाता है, जो सर्दी एवं खांसी होता है। ठीक है, खांसने एवं छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट द्वारा इसका रोग वाहक क्या होता है? खांसने एवं छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट द्वारा, खांसने एवं छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, अगर हमारे मुख के सामने कोई छींकता है या खांसता है तो उसका जो ड्रॉपलेट होता है वो सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे अंदर भी न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है फेफड़ों में संक्रमण। इसका लक्षण क्या होता है? फेफड़ों में संक्रमण। फेफड़ों में संक्रमण, या तो सर्दी खांसी जो भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। फेफड़ों में संक्रमण होता है। अब इसका बचाव कैसे किया जाता है? बचाव, तो बचाव में लिखिएगा संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। बचाव में लिखिएगा संक्रमित व्यक्ति से सीधे
संपर्क में नहीं आना चाहिए एवं संक्रमित व्यक्ति का रुमाल जूठे बर्तन जूठे पानी एवं भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका उपचार क्या होता है, तो उपचार में लिख लीजिएगा पेनिसिलिन, एम्पिसिमिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सेसिरिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये इसका उपचार था। ध्यान दीजिएगा, निमोनिया रोग में क्या है कि इसका रोग जनक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या तो इसे कहा जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु। दूसरा रोग वाहक इसका कौन होता है, तो खांसने एवं छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट के द्वारा या एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। लक्षण इसका क्या होता है, तो इससे फेफड़ों में संक्रमण होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, बचाव इसका कैसे किया जाता है, तो संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए एवं संक्रमित व्यक्ति का रुमाल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी छींकना खांसना होता है तो रुमाल पे वो छींकता है। ड्रॉपलेट से जो उसके वायरस निकलते हैं या जीवाणु निकलते हैं वो उसके रुमाल में रहते हैं, तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। उसके जूठे बर्तन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुंह में खाते समय हाथ मुंह में डालता है, फिर हाथ को थाली में रखता है। जूठे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जूठा पानी नहीं पीना चाहिए और जूठा भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब बचाव था। इसके बाद है उपचार। तो इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सेसिरिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। आदि का प्रयोग करके आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे रोग के बारे में, जिसका नाम है डेंगू। इसको आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका छठा रोग का नाम है डेंगू। डेंगू, ठीक है, या तो यह भी एक प्रकार का फीवर ही होता है, या तो यह भी एक प्रकार का क्या है, बुखार है। ठीक है, डेंगू भी एक प्रकार का क्या है, बुखार। इसका जो रोग जनक होता है, वह होता है विषाणु। ठीक है, कौन सा विषाणु होता है, तो ये भी बता देते हैं, फ्लैनी वायरस या कार्बो वायरस। विषाणु कौन सा होता है, फ्लैनी वायरस या कार्बो वायरस। कौन सा विषाणु होता है, फ्लैनी वायरस या कार्बो वायरस। या इसके बाद इसका रोग वाहक क्या होता है, इसका रोग वाहक होता है मादा एडीज या एडिप्टी मच्छर। मादा एडीज या इसी को कहा जाता है एडिप्टी मच्छर। ठीक है, उसके बाद
इसका कुछ मुख्य पॉइंट है, यहीं से लिख देते हैं। ये मुख्य पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम कि मादा एडीज मच्छर जो होता है, मादा एडीज मच्छर दिन के समय में काटता है। कब काटता है? तो यह दिन के समय में काटता है। ठीक है, मादा एडीज मच्छर कब काटता है? तो दिन के समय में काटता है। इसका जो प्राथमिक पोषक होता है, पोषक क्या होता है ये हम बताए थे आपको शायद दूसरे भाग में, कि पोषक, प्राथमिक पोषक क्या होता है, द्वितीयक पोषक क्या होता है, रोगजनक क्या होता है, रोगवाहक क्या होता है। वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। पोषक कहने का मतलब है जिसके शरीर से वो पोषण ग्रहण कर रहा हो। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि इसका प्राथमिक एवं द्वितीयक पोषक, इसका प्राथमिक एवं द्वितीयक पोषक मनुष्य होता है। इसका प्राथमिक पोषक ले लीजिए या तो द्वितीयक पोषक ले लीजिए, इसका दोनों मनुष्य ही होता है। इसके बाद है कि इसका उद्भव काल क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उद्भव काल क्या होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इसका उद्भव काल। तो इसका जो उद्भव काल होता है वह होता है 3 से 12 दिन। ठीक है, उसके बाद इसका लक्षण इसका होता है पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिर दर्द। इसका लक्षण होता है पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द, बुखार, भूख ना लगना, भूख ना लगना आदि। यहीं पे आदि लिख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसका उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार होता है मलेरिया की तरह। जैसे मलेरिया का, क्योंकि मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया की तरह इसका उपचार होता है। ध्यान दीजिएगा, उद्भव काल हम 3 से 12 दिन लिखे हैं। जिस दिन से वायरस शरीर में प्रवेश करता है उसी दिन से उसका उद्भव काल हो जाता है, और 3 से 12 दिन में यह लक्षण दिखा देता है अपना। 3 दिन के बाद ये कभी भी अपना लक्षण दिखा सकता है, 12 दिन के अंदर तक। ठीक है, तो आज हम लोग 3 रोग के बारे में पढ़े। किसके किसके बारे में? तो डेंगू के बारे में पढ़े, टाइफाइड के बारे में पढ़े, डेंगू के बारे में पढ़े, टाइफाइड के बारे में पढ़े और निमोनिया के बारे में पढ़े। ठीक है, 3 रोग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इन 3 रोगों को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद अगले